आलमगढ़ गांव में सुरेंद्र नाम का एक मजदूर रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो आलमगढ़ की पत्थर की खदानों में काम किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी मीरा थी। उसकी पत्नी राधा बहुत ही सुशील थी। वो घर का काम बड़े अच्छे से संभालती थी और उसकी बेटी मीरा पढ़ने में बहुत होशियार थी। माँ देखो देखो, मैं फिर से अव्वल आई हूँ। शाबाश बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। हाँ राधा, तुम सही कहती हो। हमारी जमा पूंजी तो हमारी ये बेटी मीरा है। हमें इस पे बहुत नाज है। सुरेंद्र और राधा का सपना था कि वो मीरा को पढ़ा लिखाकर एक बहुत बड़ा इंसान बनाए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन खदान में एक दुर्घटनावश सुरेंद्र के हाथों पर बड़ा पत्थर आ गिरा, जिस कारण सुरेंद्र के दोनों हाथ काटने पड़े। अब वो कोई काम नहीं कर सकता था। उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। राधा चिंतित हो जाती है कि अब उनका गुजर बसर कैसे चलेगा और मीरा के भविष्य का क्या होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे पूरी होगी। एक दिन जब मीरा अपने कॉलेज से वापस आती है तो अपनी माँ को चिंतित देखकर उससे पूछती है, माँ क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? बेटा, चिंता कैसे ना करूं, घर कैसे चलेगा, खाएंगे क्या? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इन सब का तेरी पढ़ाई पर क्या असर होगा? हमारे सपनों का क्या होगा बेटी? कोई बात नहीं माँ, भगवान सब ठीक करेंगे। चलो माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाना खाते हुए मीरा को एक आइडिया आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम तो कितना अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना खाना बेचने का काम शुरू करो। हमारे कॉलेज के बाहर एक बूढ़ी औरत भी खाना बेचती थी, उसका काम बहुत अच्छा चलता था। शायद वो अब गांव चली गई है, पता नहीं आ नहीं रही आजकल। बात तो तेरी अच्छी है, बुरा आइडिया नहीं है। राधा को मीरा का आइडिया अच्छा लगता है और वो अगले ही दिन से ठेले पर कॉलेज के चौराहे पर खाना बेचना शुरू कर देती है। राधा के हाथ का बना स्वाद खाना खाकर सभी लोग खुश होते हैं। सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं। दिन पर दिन उसके ग्राहक बढ़ते जाते हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद सुरेंद्र भी उसकी सहायता करता है। इस तरह से दोनों राधा और सुरेंद्र मेहनत करके अपनी बेटी को फिर से पढ़ाने लगते हैं। मीरा पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ी सरकारी ऑफिसर बन जाती है, लेकिन राधा और सुरेंद्र सड़क पर खाना बेचना नहीं छोड़ते। एक दिन उन दोनों के ठेले के आगे एक सरकारी गाड़ी आकर खड़ी होती है। वो लोग हैरान हो जाते हैं। उस गाड़ी में से उनकी बेटी मीरा उतरती है, जो कि एरिया की कलेक्टर बन चुकी थी। गाड़ी से उतरकर मीरा सबके सामने बिना शर्म के अपने माँ बाप के गले लग जाती है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और सुरेंद्र और राधा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो लोग बहुत खुश होते हैं। मीरा राधा से कहती है, माँ ये सफलता मेरी नहीं, ये आपकी सफलता है। मैं आज जो भी हूँ आपकी मेहनत की वजह से हूँ। माचिस की डिब्बियों का विशाल महल। चंदू चांदनगर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे माचिस की डिब्बियों से खेलने का बहुत शौक था। वो जहाँ भी माचिस की डिब्बी देखता उसे उठा लेता। वो माचिस की डिब्बियों से तरह तरह की गाड़ियाँ बनाकर खेलने लगता था। कभी उसका ट्रक बना लेता और कभी कार। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे और गांव के सभी बच्चे भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। देखो देखो, आ गया चंदू का बाड़ी, माचिस की डब्बियाँ उठाने वाला। उड़ा लो, जितना चाहे उतना मजाक उड़ा लो। इन माचिस की डब्बियों की वजह से ही मेरा एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा। मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। समय के साथ साथ चंदू बड़ा हुआ और गांव से शहर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने लगा, लेकिन उसकी माचिस की डिब्बियां इकट्ठी करने और उनके साथ खेलने की आदत नहीं गई। एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा, चंदू बेटा, अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तो ये बचकानी आदतें छोड़ दे। क्या पिताजी, आप मुझे बचपन से ही टोकते रहते हैं। देखना, एक दिन इन्हीं माचिस की डिब्बियों के कारण मैं आपका नाम रोशन करूंगा और मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा। चंदू की ये बात सुनकर उसके पिताजी सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। चंदू पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार था। चंदू के कॉलेज में उसके साथ चांदनी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। चंदू और चांदनी अच्छे दोस्त थे और वो एक दूसरे को चाहते थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने शादी करने की सोची। एक दिन चांदनी को उदास देखकर चंदू ने उससे पूछा, क्या हुआ चांदनी, तुम आज इतनी उदास क्यों हो?
क्या बताऊं चंदू, मेरे पिताजी ने शादी के लिए एक अजीब सी शर्त रखी है। उनकी शर्त ये है कि वो उस लड़के से मेरी शादी करेंगे जिसके पास सबसे पुरानी माचिस की डिबिया होगी और जो उस माचिस की डब्बियों से मेरे लिए एक बड़ा सा महल बना सके। अब तुम ही बताओ ये कैसे संभव है? चांदनी के मुंह से ये बात सुनकर चंदू जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख चांदनी ने पूछा, मेरे पिताजी अजीब शर्तें रख रहे हैं और तुम यहाँ हंस रहे हो, बात क्या है? चांदनी अगर ऐसी बात है तो लगता है तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मुझे तुम्हारे पिताजी की शर्त मंजूर है। जाओ उनसे कह दो कि वो जब चाहे अपनी शर्त मुझसे पूरी करवा सकते हैं। और चंदू ने चांदनी को सारी बात बताई और अपनी बचपन की माचिस की डिब्बियां इकट्ठी करने वाली आदत के बारे में भी बताया। क्या कहा? सच? चांदनी ने सारी बात अपने पिताजी को बताई। हाँ, ठीक है, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। बोल देना अपने चंदू से कि कल वो माचिस की डिब्बियां लेकर हमारी माचिस की फैक्ट्री में आ जाए, वहीं उसकी परीक्षा होगी। चंदू अपने पास पड़ी सारी माचिस की डिब्बियां गाड़ी में डालकर चांदनी के पिता की माचिस की फैक्ट्री में चला जाता है और वहां उन्हें सबसे पुरानी माचिस की डिब्बी दिखाता है और माचिस की डिब्बियों का एक महल बनाकर भी दिखाता है। चांदनी के पिता उससे बहुत खुश होते हैं और वो दोनों की शादी कर देते हैं। चंदू और चांदनी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चांदनी के पिता अपनी माचिस की फैक्ट्री चंदू के नाम कर देते हैं और चंदू बड़े ही शान से अपने घर आता है और अपने पिताजी से कहता है, देखा पिताजी, मैं ना कहता था कि एक दिन ये माचिस की डिब्बियां ही मेरे काम आएंगी और मैं इन्हीं के कारण बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। गरीब और बारिश का कहर। सुधा अपने भाई गोविंद के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। दोनों भाई बहन पढ़ने में बहुत होशियार थे। उनके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। माँ, हम स्कूल से आ गए। जानती हो आज हमें अध्यापिका ने क्या सिखाया है? क्या सिखाया बेटी? माँ, जानती हो शहरों में, गांव में पानी की बहुत दिक्कत होती है। हमें हमेशा पानी को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो। हाँ दीदी, हमारे सर ने भी हमें यही सिखाया है। तो ठीक है गोविंद, हम इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे और बाकी लोगों को भी बताएंगे। हाँ दीदी। दोनों होशियार बच्चे अगर किसी को पानी बर्बाद करते हुए देखते तो उसे जरूर टोकते। अरे राजू, क्या कर रहा है? आधी बोतल पानी पीकर आधा पानी यूं ही जमीन पर बिखेर दिया। इससे अच्छा किसी पौधे में डाल दिया होता। ये गलत बात है। अरे सीमा, तुमने नल का क्यों बंद नहीं किया? वो देखो गोविंद, कितने सारे लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं। इन्हें पानी की कोई कदर नहीं। हाँ दीदी, मगर ये तो गलत है ना? हाँ, भगवान इन्हें माफ करना और इनको सद्बुद्धि देना। बेचारे दोनों बच्चे बच्चों को तो समझा लेते थे, लेकिन यही बात वो बड़ों को समझाने में असमर्थ थे। एक दिन उन्होंने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, आधा घंटा हो गया, आपके नलके से पानी गिरता ही जा रहा है, ऐसा क्यों? अरे चुप कर छुटकी, तुझे क्या लेना देना? मेरा पानी मैं जो मर्जी करूं। चाचा जी, आप गलत कर रहे हैं। मैं छोटी हूँ, इसीलिए आपने मुझे चुप करा दिया ना। बच्चे चुपचाप अपने घर लौट जाते हैं। एक रात को तेज तूफान आता है, बारिश होती है और बाढ़ के कारण कई घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस तबाही में सुधा और गोविंद का घर बच जाता है। लेकिन पानी के बहाव के साथ एक छोटा सा संदूक उनके घर के अंदर चला आता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर सोने, चांदी और हीरो की अशर्फियां होती हैं। यह देखकर सारा घर हैरान रह जाता है। अजी देखो, इतना सारा सोना! हे भगवान, ये क्या? हमारी तो गरीबी दूर हो गई। सब लोग बहुत खुश होते हैं और वहीं सुधा के चाचा का घर पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। अरे हम तो बर्बाद हो गए सुधा की माँ, देखो मेरा घर कैसे टूट गया है। चाची, आप लोग पानी की बर्बादी करते थे, आज पानी ने आपको बर्बाद कर दिया। इसीलिए कहते हैं पानी को भगवान समझना चाहिए। हाँ बेटी, तूने तो बहुत समझाया,
हम ही ना समझे। आज के बाद पानी की बर्बादी नहीं करूंगी। हे इंद्रदेव, हम पर कृपा करो, हमें माफ करो। सुधा समझदार थी, उनका घर तो बच गया, लेकिन बाकी सभी लोगों को पानी की बर्बादी ना करने की सीख मिल गई थी।